दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, मतलब एक पोएम स्टार्ट की थी द गार्डन एंड्रू मार्वेल की। ठीक है, इसके 3 स्टैंजा हुए थे। 4th स्टैंजा से अभी हम कंटिन्यू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, व्हेन वी हैव रन आवर पैशंस हीट। ठीक है, अब तक हमने देखो कुछ चीज हमने क्या किया था। हमने एक तरह से जो राइटर है वो फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल भाग दौड़, पूरे लाइफ को क्रिटिसाइज कर रहा है और बेसिकली नेचर की तरफ जाने की बात कर रहा है। तो गार्डन में एक गार्डन में वो इस वक्त है और वहां के पेड़ पौधे, वहां की प्रकृति की सुंदरता को देख के वो एक तरह से कंपैरिजन कर रहा है और लोगों की हरकतें, लोगों की जो आदतें होती हैं नेचर के अगेंस्ट में या फिर फिजिकल वर्ल्ड को प्रायोरिटी देने की, उनके अगेंस्ट में वो एक अपने पॉइंट्स रख रहा है एक तरीके से। तो अभी हम आगे देखते हैं ना कि व्हेन वी हैव रन आवर पैशंस हीट, लव हिथर मेक्स हिज बेस्ट रिट्रीट। कि जब व्हेन वी हैव रन आवर पैशंस हीट, अब पैशन यहाँ पर मतलब एक तरह से लव, और हीट का मतलब जोश बोल सकते हो, है ना। जब आपके प्यार का जोश खत्म हो जाता है, वी हैव रन यानी खत्म हो गया, वी हैव रन आवर पैशंस हीट, जब हमारे प्यार का जोश खत्म हो जाता है, लव हिथर मेक्स हिज बेस्ट रिट्रीट। तो होता क्या है कि प्यार जो है ना सबसे पहले भाग जाता है। एक तरीके से प्यार क्या होता है, भाग जाता है। लव्स हेयर मेक्स हिज बेस्ट रिट्रीट। बेस्ट रिट्रीट, रिट्रीट मतलब लौट जाना, यानी कि जब प्यार का जुनून उतर गया सिर से, यानी जो आपका लव सब्जेक्ट था, मान लो कोई प्यार का सब्जेक्ट है। प्यार सब्जेक्ट का मतलब किसी से प्रेम करते हो, सब्जेक्ट का मतलब जिससे करते हो उसकी बात कर रहा हूं, है ना। तो आपका जो लव सब्जेक्ट है जिससे प्रेम करते हो, अगर सपोज वो प्राप्त हो गया तो भी लव कम हो जाएगा, जो जोश था वो खत्म हो जाएगा। और अगर वो प्राप्त नहीं भी हुआ और ऐसी सिचुएशन बन गई कि अब प्राप्त हो भी नहीं सकता, मतलब प्राप्त तो हुआ ही नहीं परंतु ऐसी सिचुएशन बन गई कि आगे प्राप्त हो भी नहीं सकता, तो अभी वो लव का जोश खत्म हो जाएगा। तो ये उसी चीज की बोल रहा है कि व्हेन, जब हमारा जो पैशन है लव का वो खत्म हो जाता है। कब खत्म हो जाता है एक्चुअल में? लव हियर मेक्स हिज बेस्ट रिट्रीट, यानी कि जैसे हमारा पैशन है लव के प्रति वो खत्म होता है तो लव भी वहां से निकल लेता है। मतलब जो हमारा लव सब्जेक्ट है उसके प्रति पैशन खत्म और लव भी वहीं से उल्टे पैर भाग लेता है। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स दिए इन्होंने, 2 एग्जांपल दिए हैं स्पेसिफिकली इस स्टेंजा में, वो उसके द्वारा आपको ये लाइनें इजीली समझ में आ जाएंगी। पहले वो स्टेंजास को देख लो, मतलब वो एग्जांपल्स को देख लेते हैं हम लोग, है ना। द गॉड्स, अच्छा देखो वैन और वी, व व साउंड यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, वर्ड के स्टार्टिंग में एलिट्रेशन है। ठीक है, क्या है? एलिट्रेशन। ठीक है, देखो द गॉड्स दैट मॉर्टल ब्यूटी चेज स्टिल इन ट्री डिड एंड देयर रेस। कि कुछ ऐसे गॉड्स भी रहे, ऐसे भगवान रहे। अब ये बात कर रहा है यहाँ पे एक्चुअल में ग्रीक, किसकी? ग्रीक माइथोलॉजी, यानी ग्रीक जो कहानियां हैं ना, मिथ्स हैं, उनमें कुछ ऐसे गॉड रहे हैं जिन्होंने मॉर्टल ब्यूटी का मतलब है कि ऐसी सुंदरता, यानी कि इंसानी सुंदरता, मॉर्टल ब्यूटी का मतलब इंसानी सुंदरता के पीछे वो भागे, चेज किया उन्होंने। यानी कुछ ऐसे गॉड रहे हैं ग्रीक माइथोलॉजी में जिन्होंने इंसानी सुंदरता के पीछे भागे, यानी किसी सुंदर युवती के पीछे भागे, मतलब कह सकते हैं। स्टिल इन ट्री डिड एंड देयर रेस, परंतु उनके हाथ में क्या लगा? एंड में एक पेड़ लगा। यानी भागे तो युवती के पीछे थे, वो तो मिली नहीं, और क्या मिला? पेड़ हाथ में लग गया उनके, एक पेड़ मिला। कैसे? समझ में नहीं आया ना? अभी देखो कहानी सुनाता हूं। अपोलो हंटेड डेफनी सो। अब देखो अपोलो नाम का गॉड है, उसने डेफनी का पीछा किया। हंटेड का मतलब उसने शिकार किया, है ना। कहानी ऐसी है कि अपोलो जो कि गॉड ऑफ म्यूजिक बोल सकते हैं, डांस बोल सकते हैं, गॉड ऑफ वॉर भी बोल सकते हैं उसको ना, उसने डेफने एक निम्फ है। क्या है? निम्फ। इसे वुड निम्फ बोलते हैं, फॉरेस्ट की निम्फ। एक्चुअल में निम्फ ऐसे छोटे मतलब सुपर नेचुरल क्रीचर बोल सकते हैं, ऐसे परी होते हैं ना वैसे ही, परंतु ये अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे। मिथ, ग्रीक माइथोलॉजी में, ग्रीक कहानी के अनुसार निम्फ जो होती है ना वो परियां होती हैं, और कुंवारी परियां होती हैं बेसिकली, और वो प्रकृति के किसी न किसी अंग से जुड़ी हुई होती हैं। कोई जंगल की निम्फ होगी, कोई पानी की निम्फ होगी, है ना, कोई आग की निम्फ होगी, मतलब इस तरीके से। तो ये जो निम्फ है ना, क्या बोलते हैं, डेफनी, ये है जंगल की निम्फ। तो ये जो अपोलो है ना, ये क्या करता है? डेफनी के पीछे भागने लग जाता है, मतलब इसको पकड़ने के लिए। ये क्या होता है? इसकी सुंदरता से एकदम मोहित हो जाता है। हुआ ये, थोड़ा सा बैकग्राउंड जाते हैं और पीछे, कि क्यूपिड जो है ना, क्यूपिड
एक ऐसा फिगर देखा होगा आपने कार्टूनों में भी कई जगह, एक छोटा सा बच्चा, इसके पंख हैं और वो तीर मारता रहता है हर जगह, उसे क्यूपिड बोलते हैं ना। तो क्यूपिड ने एक्चुअल में किया क्या कि भाई उसने एक तरीके से बदला लिया। किससे? अपोलो से। एक्चुअल में अपोलो ने एक तरह से मजाक में उससे बोल दिया कि अरे बच्चे, स्टूपिड बच्चे, तुम ये क्या आदमियों का हथियार लेके घूम रहे हो, मतलब वो धनुष लेके रहता था ना साथ में। उससे क्यूपिड चिढ़ गया और उसने क्या किया, उसने भाई एक तीर तो अपोलो को मारा, है ना, और एक तीर मारा उसने डेफने को। ठीक है, अपोलो को तीर मारा और ये बोल दिया कि भाई जो तुम पहले व्यक्ति जो देखोगे ना तुम सामने अपने, उसी से तुम्हें प्रेम हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि अपोलो को तीर मारने के बाद तुरंत उसने डेफनी को तीर मारा तो उसका ध्यान अपोलो का डेफनी पे चला गया। ठीक है, अब भैया डेफनी से प्रेम हो गया। अब अपोलो को डेफनी से प्रेम हो गया तो डेफनी एक्चुअल में भागने लगी, अपोलो उसके पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते क्या हुआ, डेफनी पहुंच गई एक नदी किनारे। नदी एक्चुअल में है उसका फादर डेफनी का। ठीक है, तो उसका फादर एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं, भी आप सर्च कर लेना। तो उसके पास में पहुंच गई। ठीक है, वहां पहुंचने पर भाई उसने फादर से गुहार करी कि भाई मेरी रक्षा करो। तो उसके फादर ने क्या किया, उसको मतलब एक तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसको बदल दिया, उसका रूप परिवर्तन कर दिया। किसमें? एक पेड़ में, लॉरेल के पेड़ में। ओनली दैट शी माइट लॉरेल ग्रो, ये जो लाइन है ना, अपोलो हंटेड डेफने, अपोलो ने डेफने का पीछा किया, सो ओनली दैट शी माइट लॉरेल ग्रो, परंतु वो किस में कन्वर्ट हो गई? लॉरेल में कन्वर्ट हो गई। अब अपोलो जब वहां पहुंचा तो वहां सिर्फ उसे पेड़ मिला लॉरेल का। अब वो इतना निराश हुआ कि भाई मैं तो डेफने को पसंद करता हूं, परंतु अब वो पेड़ हुई, बोले ये पेड़ भी मेरे डेफने का ही रूप है। तो वो बस बेसिकली उसकी ये कह के वहां के चला जाता है वहां से कि इसकी जो पत्तियां हैं मैं साथ में ले जाता हूँ, भविष्य में मतलब कोई ऐसा मिलेगा प्रेमी तो उसको मतलब इसका ताज बना के दिया जाएगा, ऐसा मतलब कह के वहां से निकल गया और उसका सारा जोश खत्म हो गया बेसिकली, क्योंकि उसका जो लव सब्जेक्ट है उसको पता चल गया तो पेड़ बन गया लॉरेल का। अब इसके बाद तो ये मेरा मतलब इंसानी रूप में तो मेरा हो नहीं सकता, है ना, सीधी सी बात है। जब आपको पता लग गया कि सामने वाला अब पहले वाले रूप में नहीं आ सकता और आप समझ गए हो कि मैं उसे हमेशा के लिए खो चुका हूं, तो आपका सारा लव भी खत्म हो गया। तो इस तरह से अपोलो ने डेफने के पीछे किया और कहानी पेड़ पे जा खत्म हुई, लॉरेल पे। ठीक है, इसी तरीके से पैन नाम का गॉड, जो कि बेसिकली शेपर्ड्स, वाइल्ड लाइफ, इनका गॉड है, यानी गधरे जो मतलब जो होते हैं ना, ये भेड़ भेड़ चराने वाले और वगैरह वगैरह और जंगली जीवन, इनका ये गॉड कहा जाता है पैन को। पैन सिरिंक्स नाम की निम्फ के पीछे भागता है। सिरिंक्स भी एक निम्फ है, पैन को सिरिंक्स पर मोहित हो गया वो एक तरीके से उसके प्यार में, और वो उसके पीछे भागने लगा। अब सिरिंक्स भागते भागते वापस वो पहुंची भी नदी किनारे, वो भी एक नदी किनारे पहुंची। ठीक है, और उसने भी वहां हेल्प मांगी और उसको हेल्प में क्या मिला, उसको कन्वर्ट कर दिया निम्फ से रीड नाम की झाड़ियों में। लो, अब पैन वहां पे पहुंचा और उसको क्या मिली, बस झाड़ियां मिली रीड नाम की। भैया वो भी क्या, उसका जोश भी खत्म, वो उनमें से एक आध झाड़ियों का डंडी तोड़ के चला गया और बोला कि ये आज के बाद में प्रेमी लोग इसको बजाया करेंगे, मतलब इसकी फ्लूट टाइप की बना के। बस उसका प्यार भी खत्म और वहां से वो भी चल दिया। तो दो गॉडों ने दो मॉर्टल ब्यूटी, दो धरती पे एग्जिस्ट करने वाली सुंदरियों का पीछा किया और उसको एंड में उनका हाथ क्या लगा, पेड़ लगा, सारा लव खत्म हो गया। क्योंकि जैसे लव का पैशन खत्म, लव जो सब्जेक्ट था, उनका लव सब्जेक्ट था, वो जब उनको पता लग गया कि अब उनको अचीव नहीं हो सकता, उनका पैशन खत्म हो गया, और पैशन खत्म होते ही लव वापस उल्टे पैर भाग गया, सारा प्यार खत्म हो गया। तो ये स्ट्रेंजर था ये। तो बेसिकली राइटर क्या कहना चाह रहा है स्ट्रेंजर से, वो ये बताना चाह रहा है कि वॉट एवर यू डू, कुछ भी कर लो, इवन प्रेमियों को भी एट द एंड नेचर की शरण लेनी पड़ती है, नेचर में ही जाके उनका स्टोरी एंड होती है। मतलब वो नेचर को सुप्रीम मानते हुए बोल रहा है कि ऐसा पहले हो चुका है कि लवर्स भी आखिर में उनके हाथ भी नेचर ही लगता है, वो सब कुछ खो चुके होते हैं और एंड में हाथ क्या लगता है, नेचर का ही कोई हिस्सा है, नेचर ही उनके हाथ में लगती है एक तरह से। यानी उनको कितना ही प्यार में पड़ लो, कितना ही आप प्यार निभा लो, कुछ भी कर लो, एट द एंड आपको पहुंचना नेचर के पास ही है। ठीक है, वॉट वंडरस लाइफ इन दिस लीड। और यार एक तरीके से आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो अशांति मन में फैली पड़ी होती है ना प्यार की वजह से, उस अशांति को शांत कौन करता है? नेचर, क्योंकि नेचर में असीम शांति। तो बेसिकली जो पहले भी समझाया ना, नेचर में क्या है, पीस एंड इग्नोरेंस, है ना, इनोसेंस, पीस एंड इनोसेंस। तो वो पीस नेचर में जाके मिलेगी। वॉट वंडरस लाइफ इन दिस आई लीड, वॉट वंडरस, अगेन व साउंड का रिपीटेशन है। ठीक है, एलिट्रेशन, ये तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा एलिट्रेशन होता क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन वर्ड के स्टार्टिंग में। व्हाट वंडरस लाइफ इन दिस आई लीड, राइप एप्पल्स ड्रॉप अबाउट माय हेड। अब क्योंकि पोएट उस गार्डन में बैठा हुआ है, ठीक है,
तो उस गार्डन को देखते हुए बोल रहा कि क्या गजब की लाइफ मैं जी रहा हूँ यहाँ पे, लाइफ इन दिस आई लीड, मतलब इस गार्डन में मैं कितनी गजब की लाइफ जी रहा हूँ। राइप एप्पल्स, पके हुए एप्पल्स ड्रॉप अबाउट माई हेड, मेरे सिर पे पके हुए एप्पल्स गिर रहे हैं। द लशियस क्लस्टर्स ऑफ वाइन अपॉन माई माउथ डू क्रश देयर वाइन, और बहुत ही मजेदार रस से भरी हुई बेलें, क्लस्टर्स, झूल मतलब क्लस्टर्स ऑफ वाइन, क्लस्टर्स एक्चुअल में क्या होगा, गुच्छे, किसके गुच्छे, वाइन। अब देखो वाइन यानी बेल, किसकी बेल है, अब देखो ऐसी किसकी बेल हो सकती है जिसके गुच्छों से शराब बनती हो सकता है अंगूर हो, कोई और बेरी भी हो सकती है, बेरीज होती है जो बेलों में आती है ना, ज्यादातर हम अंगूर मान के चलने, मान लो। तो कितने गजब के गुच्छे, कितने मजेदार रसीले गुच्छे हैं, शानदार बेलों में आ रहे हैं, वाइन यहाँ बेल है, वाइन का मतलब बेल है। अपॉन माई माउथ डू क्रश देयर वाइन, और ऐसे लटकी हुई हैं बेलें, चारों तरफ छा रही हैं, तो सीधे मेरे मुंह तक ही पहुंच रही हैं वो बेलें। ऐसा लग रहा है कि मेरे मुंह में ही सीधा का सीधा शराब को डाल देंगी, यानी कि उनका रस डाल देंगी, क्योंकि उन बेलों के फ्रूट से, यानी कि जैसे अंगूर एग्जांपल हो गया, उसके रस से क्या बनता है, शराब बनती है। यहाँ वाइन, और ये वी आई यानी वाइन, ये तो बेल है, और डब्ल्यू आई यानी वाइन शराब है, ये पन हो गया, इसको क्या बोलेंगे, पन। ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है, पन। जब दो एक जैसे साउंड करने वाले, मतलब उनको प्रोनाउंस करेंगे तो एक ही जैसी आवाज आएगी, जैसे वाइन वाइन, दोनों वाइन वाइन है, परंतु दोनों का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है। इसका मतलब बेल है और इसका मतलब शराब है, समझ गए। तो ये पन हो गया, इसे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, पन। जब एक जैसे आवाज मतलब एक जैसे बोले जाने वाले शब्दों की डिफरेंट मीनिंग हो, अलग अलग। हिंदी में फेमस कहावत है ना, वो 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती, मतलब बेर शब्द का अलग अलग है हर बार, वही वाली, ठीक है। तो इतनी गजब की बेल छाई हुई है कि फ्रूट्स, उन बेलों की जो फल हैं, गुच्छे सीधे मेरे मुंह पे आके टच हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरे मुंह में सीधे शराब डाल देंगे, है ना, क्रश करके, निचोड़ के मेरे मुंह में शराब डाल देंगे। द नेक्ट्रीन एंड क्यूरियस पीच, अब ये नेक्ट्रीन और जो पीच है ये भी पेड़ के नाम है, ठीक है। इनटू माय हैंड्स देमसेल्फ टू रीच, ये भी सीधे मेरे हाथ में ही पहुंच रहे हैं, मतलब इतना घना गार्डन है कि फ्रूट्स के पेड़, एप्पल सिर पे गिर रहे हैं, बेलों में से मतलब वो रस सीधा मुंह में ही आ रहा है ना। नेक्ट्रीन और पीच जैसे फ्रूट के पेड़, मतलब वो भी मेरे हाथों में ही पहुंच रहे हैं सीधा, इतने नीचे झुके हुए हैं, मतलब इतने घने हैं वो भी मेरे हाथों तक पहुंच रहे हैं। इनटू माय हैंड्स देमसेल्फ रीच, खुद ही मेरे हाथों में पहुंच रहे हैं, है ना। स्टम्बलिंग ऑन मेलन्स एज आई पास, और जैसे मैं गुजरने की कोशिश करता हूँ, चलने की कोशिश करता हूँ, तो मैं लड़खड़ा जाता हूँ, स्टम्बल, मैं लड़खड़ा जाता हूँ, किस पे लड़खड़ा जाता हूँ, मेलन्स पे। यानी कि मेलन्स क्या होते हैं, कद्दू, एक तरीके से फॉर एग्जांपल जैसे होता है ना वाटरमेलन, यानी कि अपना तरबूज, उस तरह का गोल फ्रूट बोल सकते हो, मेलन्स तरबूज बोल सकते हो, या कोई और भी हो सकता है, खरबूजा टाइप का, है ना। तो स्टम्बलिंग ऑन मेलन्स एज आई पास, तो जैसे मैं गुजरने की कोशिश करता हूँ इस गार्डन में से, तो मैं मेलन्स पे गिर जाता हूँ, उनका मतलब उनके ठोकर खा के गिर जाता हूँ मेलन्स पे। एंड स्नेयर्ड विद फ्लावर्स आई फॉल ऑन ग्रास, और मेरे पैरों को जकड़ लेते हैं, एनस्नेयर्ड, क्या कौन जकड़ लेते हैं, फूल जकड़ लेते हैं, फूलों के मतलब फूलों के इतने सारे पौधे हो रहे हैं, वो मेरे पैरों को जकड़ लेते हैं, और आई फॉल ऑन ग्रास, और मैं घास पे गिर जाता हूँ उनसे उलझ कर। तो देखो मतलब कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया नेचर का, आप इमेजिन कर सकते हो, इसमें इतनी बढ़िया सेंसुअस, बहुत ही सेंसुअस एलिमेंट है। इसमें क्या एलिमेंट है, देखो मतलब ये है सेंसुअस, जो आपकी इंद्रियों को सीधा फील हो रहा है, आप महसूस कर सकते हो, एप्पल गिर रहे हैं, है ना, शानदार खुशबू आ रही है, बेल सीधे मुंह में जा रही है, मतलब रस उनका मुंह में जा रहा है ना, फल हाथों में आ रहे हैं, फूलों से मैं उलझ के गिर रहा हूँ, और मेलिन्स पे गिर रहा हूँ। तो मतलब ये इमेजिन करो, बहुत सेंसुअसनेस, आपकी आंख, आपकी नाक, आपका मुंह, सारे के सारे जो इंद्रियां है ना, वो जागृत हो जाती हैं। तो सेंसुअसनेस है इस स्टैंजा में, क्या है, सेंसुअसनेस। कीट्स जाना जाता था ऐसी सेंसुअसनेस के लिए, रोमांटिक एक बहुत ही फेमस पोएट था कीट्स, वो अपनी सेंसुअसनेस के लिए जाना जाता था। इसी तरीके से इस स्टैंजा में भी सेंसुअसनेस है, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज और थी, माई माउथ करके, माई माउथ, मैं, ठीक है, मैं और मैं क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ भी एलिटेशन था, मैंने बताया नहीं, बट ठीक है, आप खुद भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो इन चीजों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट जहाँ पे, हाँ, मीनवाइल द माइंड फ्रॉम प्लेजर लेस विथड्रॉज इनटू इट्स हैप्पीनेस। अब देखो इसी दौरान ये सब जो गार्डन में जो मतलब एहसास हो रहा है, ये सारा इतना फ्रूट्स एंड फ्लावर से घना पूरा गार्डन है, और उसको इतना ज्यादा मतलब अच्छा आनंद महसूस हो रहा है, ही इज टोटली हैविंग ए डिफरेंट एक्सपीरियंस, पूरी तरह से एक अलग तरह का एक्सपीरियंस फील हो रहा है। अब इसी दौरान मीनवाइल द माइंड फ्रॉम द प्लेजर लेस विथड्रॉज इनटू इट्स हैप्पीनेस, अब उसका जो दिमाग है ना, इसी दौरान क्या होता है, जो प्लेजर से भर गया है, बिल्कुल उसका दिमाग प्लेजर से भर गया, असीम शांति तो प्राप्त हो रही है, पर नेचर के जो नजारे देख के सब उसका दिमाग प्लेजर, खुशी से भर गया है, विथड्रॉज इनटू इट्स हैप्पीनेस, वो इसकी मतलब प्रसन्नता में इस तरीके से डूब चुका है,
बहुत ही ढंग से विड्रॉज इनटू इट्स हैप्पीनेस, पूरे ढंग से घुस गया है इसकी, मतलब इससे जो उत्पन्न होने वाली खुशी है उसमें। इसके साथ में एक और चीज हो रही है उसके माइंड के साथ में, द माइंड दैट ओशन वेयर ईच काइंड डज स्ट्रेट इट्स ओन रिजेम्बलेंस फाइंड। देखो माइंड क्या चीज है, माइंड एक ओशन के समान है। माइंड कैसा है, एक ओशन के समान है। अब देखो लाइन देखो आप, माइंड दैट ओशन, ये एक सिंबली हो गई, क्या हो गई, एक सिंबली हो गई कि माइंड को कंपेयर किया जा रहा है किससे, ओशियन से, महासागर से। कैसे, देखो माइंड ओशन के जैसा है, ये आप सोचोगे भाई ये कैसे पॉसिबल है। ये एक्चुअली मेटाफिजिकल पोइट्री का एक गुण भी है कि दो चीजें जो कंपेयर नहीं होती उनको भी कंपेयर करके उनमें समानता निकाल दी जाती है। ये मेटाफिजिकल पोइट्री का एक फीचर है। कैसे, देखो बताता हूं। वेयर ईच काइंड हैज स्टेट इट्स ओन रिजेम्बलेंस फाइंड, कि मतलब ओशन में जिस तरह से बहुत सारे जीव जंतु प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं जमीन मतलब पानी के अंदर, प्लस बहुत सारी मछलियां, अलग अलग तरह के जीव जंतु होते हैं। इसी तरीके से हमारे माइंड भी एक ओशियन के समान है, महासागर के समान है। इसमें हर चीज, हर जीव जंतु, हर वस्तु, उन सबकी एक इमेज बनी हुई है। जैसे ओशियन ने सब कुछ समा रखा है ना अपने अंदर, उसी तरीके से हमारे दिमाग ने भी सब कुछ अपने अंदर समा रखा है। देखो लिखा भी है, द माइंड दैट ओशियन वेयर ईच काइंड, माइंड उस ओशियन की तरह है जहां पे हर चीज का, ईच काइंड हर चीज का, डज स्टेट इट्स ओन रिजेम्बलेंस फाइंड, रिजेम्बलेंस मतलब परछाई, जिसमें हर चीज की एक परछाई हमारे यहाँ दिमाग में भी पाई जाती है। यानी ये माइंड एक महासागर के समान है जिसके अंदर हर चीज की एक परछाई पाई जाती है। यानी हमने हर चीज की कल्पना करके दिमाग में फिट कर रखा है। हाँ टेबल ऐसी होती है, चार पांव होते हैं, ऐसी होती है। हाँ गुलाब का फूल, हाँ ऐसी ऐसी पंखुड़ियां होती हैं, थोड़ा लाल लाल होता है, ऐसा होता है, उसकी डंडी ऐसी होती है। मतलब दिमाग में एक इमेज बना रखी है हमारे माइंड ने हर चीज की, जो भी एग्जिस्ट करता है, जो भी हमने लाइफ में देखा है, सबकी एक इमेज हमारे दिमाग में है। इस तरीके से इसको ओशियन से कंपेयर किया गया, ठीक है। येट इट क्रिएट्स ट्रांसेंडिंग दीज फारदर वर्ल्ड्स एंड अदर सीज, परंतु हमारा दिमाग एक चीज में स्पेशल है। क्या, देखो वो स्पेशल है क्रिएट करने में। हमारे दिमाग में सब चीजों की एक इमेज है, परंतु उसके बावजूद भी यह चाहे तो उसी इमेज को किसी और रूप में भी देख सकता है, ठीक है। अगर मैं कल्पना करूं पेड़ कैसा होता है, पेड़ भाई ऐसा होता है, 2-3 मंजिल ऊंचा होगा, टहनियां निकली हुई हैं, ऐसा ऐसा है, ठीक है। पर मेरा माइंड चाहे तो पेड़ को, तना उसका 4 मंजिल ऊंचा है, चौड़ाई उसकी 10-15 मीटर चौड़ा तना है, उसकी टहनियां तो जा रही है 1-2 किलोमीटर ऊपर तक। ओहो, उसके अंदर फल जो आ रहे हैं ना वो लगभग होंगे, मेरे हिसाब से इतने बड़े बड़े फल होंगे, बहुत बड़े बड़े। तो दिमाग की इमेज है ना कि कहाँ पेड़, तो एक सिंपल ऐसा पेड़ हमने आज तक देखा, मतलब तो हमारे माइंड ने एक नई इमेज क्रिएट कर दी पेड़ की, बिल्कुल ही अलग तरह की। तो ये क्रिएट कर सकता है ट्रांसेंडिंग दीज, ये जो ऑलरेडी इमेज हमारे दिमाग में है ना नेचुरल वर्ल्ड की, हर चीज की, उनको परे जाके, ट्रांसेंडिंग उनसे परे जाके ये और भी इमेज क्रिएट कर सकता है उन्हीं चीजों की जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फॉर अदर वर्ल्ड्स, दूसरे दुनिया की इमेज बना सकता है, अदर सीज, दूसरे सागरों की इमेज बना सकता है। मतलब ये जो पूरी दुनिया देख रखी है, इसी दुनिया को हम किसी और रूप में क्रिएट कर सकते हैं। हमारे दिमाग में कोई और महासागर क्रिएट हो सकता है, हमारे दिमाग में कोई और समुद्र क्रिएट हो सकता है। ये माइंड इस तरह से वर्क करता है, ये सब चीजों को दोबारा क्रिएट कर सकता है, एक नई दुनिया बना सकता है। एनहाइलेटिंग ऑल दैट्स मेड, उन सब चीजों को नष्ट करके, एनहाइलेटिंग मतलब खत्म करके, जो ऑलरेडी है दिमाग में, ऑल दैट्स मेड टू ए ग्रीन थॉट इन ए ग्रीन शेड। अब देखो ये बहुत बढ़िया लाइन है, टू ए ग्रीन थॉट इन ए ग्रीन शेड। ग्रीन शब्द देखो दोबारा से कलर इमेजरी इस्तेमाल हुई है। ग्रीन शब्द इस चीज का सूचक होता है, इसका सिंबल होता है। किस चीज का सिंबल होता है? ग्रीन का मतलब आप बेसिकली एक नई लाइफ पैदा हो रही है ना, फ्रेशनेस तो होती है, प्लस साथ में फ्रेश क्या, ग्रीन थॉट, फ्रेश थॉट। ग्रीन शेड, देखो यहाँ ग्रीन शब्द के दो अर्थ हो गए। पहले वाले में ग्रीन थॉट का मतलब फ्रेश थॉट, और ग्रीन शेड का मतलब नेचर की परछाई, वो तो सीधी बात है, पेड़ों की परछाई। तो एनहाइलेटिंग ऑल दैट्स मेड टू ए ग्रीन थॉट इन ए ग्रीन शेड, ये जो हमारा दिमाग है, ये सारे जो थॉट्स ऑलरेडी माइंड में हमारे हैं ना, जो इमेजेस हमारे दिमाग में, उन सबको खत्म कर देता है और क्या पैदा करता है? ग्रीन थॉट, और नए विचार, नई इमेज बना देता है। किसके मतलब बोल सकते हैं समीप आकर, इन ए ग्रीन शेड, नेचर में रह के। जब हम नेचर में जाते हैं, नेचर की मतलब यानी ग्रीन शेड का मतलब पेड़ के नीचे बैठ के, तो आप एक तरह से मान लो नेचर के कांटेक्ट में आके, जब आप नेचर के पास जाते हो, नेचर में जाते हो, तो आप एकदम नेचर से इतने हैप्पी हो जाते हो, इतनी पीस मिलती है आपके माइंड को, आपका माइंड एक अलग लेवल पे वर्क करने लगता है, और आपको ऐसा फील होता है कि भाई जो जो मैंने दुनिया में देखा है, आपका दिमाग उससे ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है, और भी ज्यादा, और वो नई नई इमेज बनाना स्टार्ट करता है, नए नए विचार लाना शुरू करता है, नए नए थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में, उस नेचर में बैठ के, ग्रीन शेड में बैठ के। शेड वैसे कभी ग्रीन नहीं होती, शेड क्या होती है? शेड तो काली काली होती है, छाया तो
परंतु यहाँ ग्रीन शेड का मतलब पेड़ की बात कर रहा है, ठीक है, यानी नेचर की बात कर रहा है, पेड़ों की। समझ में आ गया स्टैंजा? कितना बढ़िया स्टैंजा था। मतलब माइंड की पावर बताई कि माइंड एक महासागर सा है, इसमें हर चीज की परछाई है, परंतु हर चीज की इमेज बनी हुई है, परंतु ये माइंड खुद इमेज बना भी सकता है, उन सब इमेजेस को मिटा के, जो ऑलरेडी हमारे दिमाग में, उनको मिटा के नई इमेज भी बना सकता है हर चीज की। इतना पावरफुल होता है। और ये ज्यादा ऐसा कब होता है? जब इसको शांति मिलती है, ये नेचर के पास में जाता है, तब ये ज्यादा ऐसा वर्क करता है इस तरीके से। ठीक है, अगले स्टेंजा आप चलते हैं। अभी तो भाई 3 स्टेंजा बाकी है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। Here at the fountain's sliding foot or at some fruit trees mossy root। तो देखो अब बता रहा है कि यहाँ पे, कहाँ पे, एक झरना बह रहा है गार्डन में, स्लाइडिंग फुट, उसके नीचे कोई पानी गिर रहा है, तो वहां पे नीचे थोड़ी सी एल्गी काई वगैरह छा जाती है, तो वहां स्लिपरी हो जाता है। तो हेयर एट द फाउंटेन स्लाइडिंग फुट, जहां पे फाउंटेन गिर रहा है वहां के नीचे की बात कर रहा है, वहां पे उसके फुट के, वहां पे मतलब जहां पानी गिर रहा है उसको फुट मान लिया वहां पे। और एट सम फ्रूट ट्रीज मौजी रूट, या फिर किसी फल के पेड़ के तने में। मौजी का मतलब है जहां ग्रीन ग्रीन काई छा जाए, ऐसे काई छाए हुए तने के वहां पे, उसकी जड़ों में। अभी पता चलेगा क्या बोलना चाह रहा है। जड़ों में कास्टिंग द बॉडी इज वेस्ट असाइड, मैं अपनी बॉडी को त्याग के, बॉडी मेरी पड़ी हुई है या तो झरने के वहां पड़ी हुई है या फिर एक फ्रूट के पेड़ के नीचे पड़ी होगी। मतलब मैं जाके नेचर में जाके ऐसे खुद को समर्पित कर देता हूँ, या तो मैं फाउंटेन के वहां जाके बैठ जाता हूँ या फिर मैं किसी पेड़ की नीचे जड़ों में जाके बैठ जाऊंगा, ऐसा राइटर बोल रहा है। ठीक है, कास्टिंग द बॉडी इज वेस्ट असाइड, और अपनी बॉडी, वेस्ट का मतलब बॉडी है, अपनी बॉडी को मैं एक तरफ अलग थलग पटक दूंगा, मतलब मेरी बॉडी तो वहां पड़ी रहेगी पेड़ के नीचे, झरने के वहां पे। ठीक है, परंतु माई सोल, मेरा जो सोल है ना, इनटू द बोज डस ग्लाइड, मेरी आत्मा निकल के, शरीर में से निकल के टहनियों पे जाके झूला झूलेगी। यानी वो इमेजिन कर रहा है एक तरीके से कि भाई मैं तो नेचर में बैठ जाता हूँ जाके, और फिर मेरा मन है ना वो नेचर में घूमता रहता है सब जगह, कि हाँ कभी टहनियों पे झूल रहा है मेरा मन, कभी कहाँ वो भटकता रहता है नेचर के अंदर। तो वो गार्डन की बात कर रहा है, जिस गार्डन में बैठा है ना, वहां पे मैं बैठ के, मैं तो पेड़ों के नीचे, झरनों के नीचे बैठ जाता हूँ, और मेरा मन है वो पूरे गार्डन में घूमता रहता है। तो माई सोल इनटू द बोज डस ग्लाइड, मेरी आत्मा टहनियों पे झूला झूल रही है। देयर लाइक ए बर्ड इट सिट्स एंड सिंग्स, और एक पक्षी की तरह ये टहनियों पे बैठी होती है और गाना गा रही होती है उसकी आत्मा। अब देखो सोल को कंपेयर किया गया है बर्ड से। अगेन ये भी क्या है, सिमिली, क्या है, सिमिली यूज हुई यहाँ पे, कि आत्मा को तुलना की गई है बर्ड। जैसे बर्ड एक टहनी पे आके बैठता है, अपना गाना गाता है, उस तरीके से मेरी आत्मा है वो भी इन पेड़ों के साथ में मिल गई है, इनके साथ में ऐसा लग रहा है जैसे वो पक्षी बन गई है और जाके पेड़ों की टहनियों पे बैठ गई है और अपना गाना गा रही है एक पक्षी की तरह। देन वेट्स एंड कॉम्स इट सिल्वर विंग्स, और जिस तरह से एक पक्षी अपने पंखों को तीखा करता है, तीखा करने मतलब वो झटकार के सीधा करता है वैसे, एंड कॉम्स इट सिल्वर विंग्स, और अपने एक तरह से पंखों को साफ भी करता है पक्षी चोंच से इधर उधर से। वो ऐसा कब करता है, जब वो थोड़ा सा मतलब रिलैक्स कर रहा होता है, सही करता है, और उसे लंबी जर्नी पे जाना है तो अपने पंखों को रेडी कर रहा होता है वो। उसी तरीके से मैं भी, मेरी आत्मा जो रूपी पक्षी है, यानी उसका आत्मा रूपी जो पक्षी है ना, वो अपने पंखों को सीधा कर रहा है, एंड कॉम्स, और उनकी कंघी कर रहा है, सिल्वर विंग्स, इट्स सिल्वर, मतलब उसके जो सिल्वर विंग्स। अब सिल्वर विंग का मतलब सिल्वर कलर। अब देखो यहाँ पे सिल्वर विंग का मीनिंग कुछ भी हो सकता है, एक्चुअली किसी को नहीं पता इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, परंतु क्योंकि ये जो विंग्स है ना, ये काल्पनिक विंग्स हैं, ये उसके दिमाग की उपज है, उसकी आत्मा, उसके मन के पंख हैं, है ना, इसलिए इनको सिल्वर विंग कहा गया है कि ये इस तरह के पंख हैं जो कि नेचुरल नहीं है, परंतु बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। यहाँ सिल्वर जो कलर होता है वो वैल्यू का प्रतीक होता है, साथ में वो प्रतीक होता है, आप बोल सकते हो प्रॉस्पेरिटी का, सक्सेस का। परंतु यहाँ पर हम मानेंगे कि उसके इमेजिनेशन के जो पंख है ना, वो यानी उसकी आत्मा है ना, बेसिकली अपने पंखों को सीधा कर रही है, उनकी कंघी कर रही है। कौन से पंख? इट्स सिल्वर विंग्स, उसकी इमेजिनेशन वाले जो पंख, जो बहुत ही वैल्यूबल पंख है, क्योंकि वो इमेजिनेशन पे ही उड़ान भरेगा, वो काल्पनिक उड़ान भर रहा है, अपनी कल्पना शक्ति पे उड़ान भरेगा, है ना। तो देखो वो क्या बोलना चाह रहा है, एंड टिल प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्गर फ्लाइट वेव्स इन इट्स प्लूम्स द वेरियस लाइट। और जिस तरह से एक पक्षी टहनियों पे बैठता है, गीत गाता है और अपने पंखों को रेडी करता है एक लंबी फ्लाइट के लिए, उसी तरीके से मेरी आत्मा रूपी जो पक्षी है वो भी इन पेड़ों पे बैठा हुआ है, गीत गा रहा है, अपने पंखों को रेडी कर रहा है, किसके लिए? टिल प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्गर फ्लाइट, एक लंबी उड़ान के लिए। किसके लिए? एक लॉन्गर फ्लाइट के लिए। वेव्स इन इट्स प्लूम्स द वेरियस लाइट्स, और प्लूम्स का मतलब पंख ही होते हैं, और इसके पंखों में वेव्स, लहरें, क्योंकि प्लूम्स क्या होते हैं? बहुत सारे पंखों के गुच्छ, पूरा एक पंख मतलब फीदर, एक तो होता है फीदर, एक एक पंख होता है ना छोटा छोटा सा, वो फीदर होता है, और सबको मिला के बनता है एक विंग, है ना। तो प्लूम्स भी विंग ही होते हैं एक तरीके से ना। तो वेव्स इन इट्स प्लूम्स द वेरियस लाइट्स,
और इसके जो प्लूम्स हैं, यानी इस पक्षी के, इस आत्मारूपी पक्षी के जो पंख हैं उन पे लहरें सी बन रही हैं। किसकी लहरें बन रही हैं? रोशनी की। रोशनी टकरा के जैसे मतलब ऐसा लग रहा है बहुत सी वेव सी बन रही हैं पंखों पे। तो एक इमेजिन करने की, मतलब इमेजरी, इसे बोलते हैं इमेजरी। कि आप इमेजरी में क्या होता है, आप इमेज क्रिएट करते हो, दिमाग में कल्पना करते हो कि राइटर क्या बोलना चाह रहा है, पिक्चर बनाते हो दिमाग में। जैसे पेंटर पेंटिंग बनाता है ना, उस तरीके से पोएट्री में पेंटिंग बनती है। आप कल्पना के दौरान, मतलब कल्पना की शक्ति पर आप जो लिखा गया है उसकी दिमाग में इमेज बनाते हो, उसे इमेजरी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब पोइट ने क्या कर लिया भाई, खुद को एक लंबी फ्लाइट के लिए रेडी कर लिया। अभी लंबी फ्लाइट कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पे लंबी फ्लाइट का मीनिंग दो हो सकता है कि वो अब और कल्पना करने वाला है, उसको और मोटिवेशन मिल गया है, और अब इस गार्डन से बाहर निकल के वो जाने क्या क्या कल्पना करेगा। उस मतलब गार्डन में खुद तो बॉडी तो वहीं पड़ी हुई है, परंतु उसका दिमाग जाने कहाँ कहाँ उड़ेगा, एक लंबी उड़ान पे जाने वाला है। इस नेचर से मतलब इतना इंस्पायर्ड हो गया है कि वो अब जाने क्या क्या कल्पना करेगा, कौन सी लंबी उड़ान पे जाएगा। एक तो ये हो सकता है। दूसरा मीनिंग इसका ये हो सकता है कि उसने सोच लिया है कि मैं नेचर के मतलब कांटेक्ट में तो आ ही गया हूँ, नेचर के सानिध्य में आ गया हूँ, और अब क्या होगा, लाइफ अपनी लंबी उड़ान की तरफ चल दे, मान लो, यानी डेथ की तरफ भी बढ़ दे। तो उसकी तरफ भी इशारा कर रहा है कि मैं मर भी जाऊं, मतलब फॉर एग्जांपल उस लंबी उड़ान की तरफ चल दूं, यानी वो लंबी उड़ान है आफ्टर लाइफ वाली, मृत्यु के बाद की। तो उसकी तरफ भी वो इशारा कर रहा है। दो अर्थ निकलते हैं, ठीक है। आप दोनों अर्थ में से कोई सा भी लिख सकते हो, वो कोई गलत नहीं होगा। अब देखो, सच वॉज दैट हैप्पी गार्डन स्टेट while man there walked without a mate। अब इसी तरह का एक और बहुत ही खुशनुमा गार्डन स्टेट हुआ करता था। अब देखो, जिस गार्डन में राइटर अभी बैठा हुआ है ना, उसी गार्डन से तुलना कर रहा है कि एक गार्डन और था ऐसा ही, इतना ही अच्छा, इतना ही मतलब खुशनुमा, जिसमें आपको खुशी प्राप्त हो, ऐसा ही गार्डन स्टेट था। किस गार्डन की बात कर रहा है वो ईडन गार्डन की बात कर रहा है। ईडन गार्डन मतलब गार्डन ऑफ ईडन, वही वाला गार्डन। कौन सा गार्डन? जिसमें एडम और ईव थे। पहले कहानी सुनाई है ना कि गॉड ने सबसे पहले अर्थ पे एडम को भेजा, ठीक है। एडम को भेजा, और अर्थ उस वक्त एक तरह हेवन का पार्ट था, और एडम एक गॉड का ही रूप था। और फिर गॉड को साथ की जरूरत, मतलब गॉड को लगा कि एडम को साथ की जरूरत है, तो उसने साथ में ईव भेज दी बाद में, उसको उसकी कंपेनियन, उसके साथी के रूप में एडम के साथ में ईव भी भेज दी। तो जिस गार्डन में रहते थे ना, उसी को बोलते हैं मतलब गार्डन ऑफ ईडन बोलते हैं बेसिकली। तो उस गार्डन की बात हो रही है कि वो भी इतना खुशनुमा गार्डन, जो जितना खुशनुमा वो गार्डन ऑफ ईडन था, उसी तरीके से ये गार्डन भी बहुत खुशनुमा है, इसमें बहुत खुशी प्राप्त होती है। While man there walked without a mate। हाँ, उस वक्त उस गार्डन में जो आदमी घूमता था ना, वो बिना किसी साथी के घूमता था। किस गार्डन में? इस ईडन वाले में, क्योंकि अकेला एडम था पहले। जैसे मैंने बताया ना, गॉड ने सिर्फ एडम को भेजा था, ईव तो बाद में भेजी थी। पहले गार्डन में अकेला एडम घूमता था। अब देखो, while walked without, वाह तीन बार वाह साउंड आ रहा है, एलिट्रेशन, ठीक है। तो देखो, वो बोल रहा है कि भाई उस गार्डन की तरह ये गार्डन बड़ा खुशनुमा है, उसमें तो अकेला एडम घूमता था पहले। आफ्टर ए प्लेस सो प्योर एंड स्वीट व्हाट अदर हेल्प कुड येट बी मीट। अब राइटर इस बात को थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहा है कि जब प्लेस इतना शुद्ध और स्वीट है, यानी जब आप जिस गार्डन में ऑलरेडी हो, जिस गार्डन में आप रह रहे हो, वो इतना शुद्ध है, इतना मीठा है, मतलब इतना लवली है, वो गार्डन इतना स्वीट का मतलब लवली, इतना लवली है, इतना शुद्ध है, इतना प्योर है, तो व्हाट अदर हेल्प कुड येट बी मीट। तो आपको हेल्प का मतलब पार्टनर है, तो आपको और कोई पार्टनर की क्या जरूरत पड़ेगी? क्या जरूरत है आपको पार्टनर की? आप अकेले भी रह सकते हो। मतलब ऐसा राइटर का मानना है कि नेचर का कंपेनियन है, सही, नेचर आपके साथी के रूप में ऑलरेडी है। जब नेचर आपके साथ में, तो आपको किसी और साथी की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। बट इट वॉज बियॉन्ड ए मॉर्टल शेयर टू वेंडर सोलिटरी देयर। परंतु एक मॉर्टल के लिए बेसिकली उस जगह पे अकेला घूमना पॉसिबल नहीं था। अब देखो, क्योंकि हुआ ये कि देखो, एडम को फिर गॉड ने ईव भेज दी, ठीक है। अब ईव भेज दी, पहली बात तो वो बोलता है डिसीजन ही गलत था, एडम को ईव भेजनी नहीं चाहिए थी, एडम अकेला ही पर्याप्त था। वो पहले तो ये क्रिटिसाइज करता है कि इतनी सुंदर जगह है तो और किसी की क्या जरूरत है। परंतु क्योंकि जब भेज दी है और फिर उसके बाद उनसे गलती हो जाती है, वो दोनों एक फ्रूट ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज का फ्रूट होता है, ट्री होता है, एक तरह से नॉलेज का ट्री होता है। गॉड ने मना किया होता है कि उसका फ्रूट मत खाना, परंतु ये खा लेते हैं, तो गॉड इनको सजा देता है और इनको इंसान बना देता है। गॉड से इनका स्टेटस इंसान का हो जाता है। तो उसी बात पे बोल रहा है कि एक मॉर्टल के लिए अकेले रहना पॉसिबल नहीं है, यानी कि जब इंसान बन गए तब तो साथी की जरूरत पड़ेगी। बट इट वॉज बियॉन्ड ए मॉर्टल्स शेयर टू वेंडर सोलिटरी देयर, कि एक अकेले इंसान के लिए तो पॉसिबल नहीं है, फिर साथी की जरूरत पड़ेगी। यही हुआ बाद में एक्चुअल में कि ये मॉर्टल बन गए। परंतु टू पैराडाइजेस इट वर इन वन टू लिव इन पैराडाइज अलोन। परंतु सही पैराडाइज तो वही था जब उस एक पैराडाइज में अकेला इंसान घूम रहा था।
टू पैराडाइज, उसमें दो पैराडाइज थे। देखो पहला पैराडाइज, पैराडाइज मतलब स्वर्ग, पहला स्वर्ग तो ये था कि वो गार्डन था, वो गार्डन ही खुद में एक स्वर्ग था, ठीक है। दूसरा स्वर्ग ये था कि आप अकेले घूम रहे थे, वो भी एक स्वर्ग है कि आप एकांत में हो, कोई डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी नहीं है, नेचर है तो सही आपके साथ में। तो दो स्वर्ग हो गए, पहला स्वर्ग तो ये कि गार्डन खुद में एक स्वर्ग है, और दूसरा स्वर्ग ये कि आप उसमें अकेले हो, ये भी एक स्वर्ग वाली बात है। ये दो पैराडाइज की बात कर रहा है, टू पैराडाइजेस इट वर इन वन, एक के अंदर ही दो पैराडाइज थे। टू लिव इन पैराडाइज अलोन, अकेले रहना उस पैराडाइज में भी एक स्वर्ग के बराबर है, यानी दो पैराडाइज हो गए एक के अंदर ही, कि भाई एक तो पैराडाइज है खुद, और उसके अंदर जो आप रह रहे हो वो भी अकेले रह रहे हो, तो इन दो पैराडाइज एक के अंदर ही, एक के अंदर मतलब एक खुद उस गार्डन के अंदर ही, दो स्वर्ग हो गए एक तरीके से। समझ में आ गई बात? टू पैराडाइजेस इट वर इन वन टू लिव इन पैराडाइज अलोन, यानी कि दो स्वर्ग एक के अंदर, कैसे? एक तो खुद गार्डन स्वर्ग और एक आप अकेले हो, वो भी एक स्वर्ग के समान है कि आप अकेले हो। तो ये एक्चुअल में यहाँ पे उस कहानी को रेफरेंस लेके बताया गया है इस स्टैंजा में कि भाई गार्डन नेचर इतना सक्षम है कि आपको किसी और पार्टनर की जरूरत नहीं, इतना सुंदर नेचर, इतना अच्छा गार्डन अगर आपके पास में था, आपको क्या कंपनी की जरूरत है। परंतु जब आप मॉर्टल बन गए, अब क्योंकि अकेले जब इंसान बन गए, इंसान में कन्वर्ट हो गया वो, तो फिर उसको एक्चुअल में साथी की जरूरत पड़ी, क्योंकि इंसान तो मिस्चीवियस होता है, एक तरह इंसान तो शैतान होता है, उसका दिमाग हमेशा गलत तरीके से चलता रहता है। साथ में इसी लाइन का एक अर्थ और भी निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि देखो मल्टीपल अर्थ निकाल सकते हैं कई चीजों के। ये जो लाइन है ना, बट इट वाज बियॉन्ड ए मॉर्टल शेयर टू वेंडर सोलिटरी, इसका अर्थ ये भी निकाल सकते हैं आप कि भाई ऐसा गार्डन एक इंसान को नसीब नहीं हो सकता, ये सिर्फ गॉड को ही नसीब हो सकता है। एक इंसान तो ऐसे गार्डन में अकेला नहीं बैठा सकता, ऐसा गार्डन सिर्फ गॉड को मिल सकता है, और एडम वो गॉड था, उसको ऐसा गार्डन दिया गया, ईव भी वो गॉड थी, उसे ऐसा गार्डन दिया गया। तो इसके दो अर्थ निकल सकते हैं, क्योंकि पोएट्री में क्या होता है, मल्टीपल मीनिंग्स हो जाते हैं बहुत बार, इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि जिसके डबल ट्रिपल मीनिंग करके मैं सब बता दूं, आप जो लिख के आ जाओ ठीक है। तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है, मतलब ये भी निकल सकता है कि एक मॉर्टल यानी एक इंसान का हिस्से में ऐसा गार्डन नहीं आ सकता कि वो ऐसे गार्डन में अकेले घूमे, ऐसा गार्डन तो एक गॉड को ही मिल सकता है, ये गॉड के ही नसीब में होता है, ठीक है। कि जहां पे आपको दो पैराडाइज मिल जाए, वो भी एक के अंदर, जैसे कि जैसे मैंने बताया ना, एक तो खुद गार्डन और दूसरा आप अकेले घूम रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट स्टेंजा की तरफ। हाउ वेल द स्किलफुल गार्डनर ड्रू ऑफ फ्लावर्स एंड हर्ब्स दिस डायल न्यू। अब देखो, अब वो गॉड की बात कर रहा है कि गॉड ने, हाउ वेल द स्किलफुल गार्डनर, वो जो गार्डनर है, कौन है यहाँ? गॉड के लिए गार्डनर बोला गया है, ये एक मेटाफर हो गया गॉड के लिए। क्या हो गया? मेटाफर। मेटाफर वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें भी कंपैरिजन होता है, पर कंपैरिजन छुप जाता है। सिंपली में तो लाइक या एज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके हम तुलना करते हैं कि लाइक, जैसे हमने उदाहरण दिया ना ऊपर, हमने कंपेयर किया भाई सोल लाइक बर्ड, है ना, इस तरीके से। तो उसमें तो लाइक या एज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके कंपेयर करते हैं, वो सिंपली होता है। परंतु जब हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको रिप्लेस कर दें सीधा ही, मतलब जैसे गॉड है, गॉड को कंपेयर किया जाए गॉड गार्डनर से, तो गॉड को हटा दिया, सीधा ही क्या बोलते हैं, गार्डनर शब्द इस्तेमाल कर दिया गॉड के लिए, कंपैरिजन नहीं कर रहा, सीधा ही बोल दिया गार्डनर को गॉड बोल, मतलब गॉड को गार्डनर बोल दिया। तो ये मेटाफर हो गया कि हाउ वेल द स्किलफुल गार्डनर ड्रू, कि कितने बढ़िया तरीके से वो स्किलफुल गार्डनर, जो इतना निपुण, यानी जो गार्डनर है, कौन है? वो गॉड है, स्किलफुल गार्डनर, उसने बनाया, ड्रू किया, बनाया, क्या बनाया? ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बनाया, और पत्तियों का बनाया, क्या बनाया? डायल न्यू। डायल होता है जैसे घड़ी होती है ना अपनी, डायल, वो डायल। अब देखो, हाउ वेल द स्किलफुल गार्डनर ड्रू ऑफ फ्लावर्स एंड हर्ब्स दिस डायल न्यू, यानी कि कितना निपुण होगा वो गार्डनर जिसने फूल और पत्तियों का ये घड़ी बनाई। अब जो डायल शब्द है, इस डायल का आप क्या देखते हो? आप अक्सर देखते हो डायल मतलब फोन डायल करना, है ना। तो आप देखते हो डायल क्या होता है यार, डायल, फोन डायल करने का मतलब क्या है? पहले याद हो पुराने फोन कैसे होते थे? ऐसे नंबर घुमाते थे गोल, डायल का मतलब सर्किल में आता है, तो वो नंबर को गोल गोल करके घुमाते थे एक करके, इसलिए वो डायल कह रहा था, फोन डायल करना। अब आजकल तो मोबाइल हो गया, कोई गोल गोल थोड़ी घुमाता है, बटन दबाते हैं सीधा, पर उसको भी डायल ही बोलते हैं आदमी, तो वो चलन में चल गया एक तरीके से। तो डायल तो गोल सर्किल को बोलते हैं। ये जो गोल सर्किल बनाया है, ये जो समय देखने का औजार बनाया है, क्योंकि लोग पहले क्या होते थे, फूल पत्तियों को देख के समय मतलब पता लगा लेते थे कितने बज गए, उस चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि ये गॉड ने फूल पत्तियों की क्या शानदार घड़ी बनाई है कि लोग इनकी परछाई देख के पता लगा लेते हैं कि भाई, परछाई देख के, या फिर फूल पत्तियां खिलते हैं ना, उससे टाइम पता लग जाता है लोगों को, एक्सपर्ट होते हैं जो, कि भाई कितने बज गए दिन के। वेयर फ्रॉम द अबव द माइल्डर सन डज थ्रू ए फ्रेगेंट जोडियाक रन, क्योंकि ऊपर आसमान में जो मंद मंद सूरज चमक रहा है ना, वो उसकी रोशनी जब इन फूलों पे पड़ती है ना, उससे आइडिया लग जाता है उनको कि भाई
परछाई देख ली कि हाँ परछाई इधर आ रही है, प्लस फूल कितना खिल रहा है, कितना मुरझाया हुआ है, उसका मुंह किधर की तरफ है, सूरज की तरफ है कि अपोजिट डायरेक्शन में। इन सब चीजों को देख के पता लग जाता था कि कितने बज रहे हैं टाइम, कि फ्रॉम अबव द माइल्डर सन डज थ्रू ए फ्रेग्रेंट जोडियक रन। फ्रेग्रेंट मतलब खुशबूदार, जोडियक रन, ये जोडियक होते हैं वो राशि के जो चिन्ह होते हैं ना वो, और यहाँ पर फ्रेग्रेंट जोडियक रन का मतलब है बेसिकली समय, समय यानी घड़ी, यानी कि इस सूरज की मदद से प्लस फूल पत्तियों की मदद से ये जो खुशबूदार घड़ी बन रही है ना, जिससे हमें टाइम का पता लग जाता है ये कितनी गजब की है। वो कितना निपुण होगा वो कारीगर, वो गार्डनर, वो माली जिसने ये घड़ी बनाई, यानी गॉड। ठीक है, एंड एज इट वर्क्स द इंडस्ट्रियस बी कंप्यूट इट्स टाइम एज वेल एज वी। और देखो सेम तरीके से कि ये इसी तरीके से कौन काम करता है, इंडस्ट्रियस बी, बी मधुमक्खी। इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती, इंडस्ट्रियल अलग होता है, जो औद्योगिकरण होता है ना वो अलग चीज होता है, और उद्योग वगैरह जो होते हैं, ये इंडस्ट्रियस है। इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, कितनी मेहनती होती है वो मधुमक्खी जो हमारी तरीके से एज वेल एज वी, हमारी तरीके से टाइम का ध्यान रखती है, कंप्यूट इट्स टाइम। मधुमक्खी टाइम का बड़ी पक्की होती है, कब पराग लेना है, कब शहद बनाना है, सब चीजों की एकदम फिक्स होती है, उनको टाइम का बड़ा ज्ञान रहता है कि कितनी, देखो एज इट वर्क्स द इंडस्ट्रियस बी कंप्यूट्स इट्स टाइम एज वेल एज वी, कि हमारी तरीके जिस तरह से हम इंसान होते हैं, बीज को कंपेयर किया गया हमसे, एज का इस्तेमाल करके, ये सिमिली है। बी को कंपेयर किया गया हमसे, हम लोगों से, ये क्या है, सिमिली है, कि कितनी मेहनती हैं वो मधुमक्खियां जो टाइम का उतना ही ध्यान रखती है जिस तरह से हम रखते हैं टाइम का ध्यान। ठीक है, हाउ कुड सच स्वीट एंड होलसम आवर्स बी रेकन्ड बट विद हर्ब्स एंड फ्लावर्स। अब इस तरीके की कितने मिठास भरे, इतने लवली होलसम आवर्स बी रेकन्ड बट विद हर्ब्स एंड फ्लावर्स। अब ऐसे घंटे, होलसम आवर्स यानी जो समय व्यतीत किया मैंने इस गार्डन में, इतना प्यारा लवली समय जो इतने घंटे मैंने यहाँ व्यतीत किए, ये सिर्फ बेसिकली कह सकते हैं आप लोग कि गार्डन के जो हर्ब्स और फ्लावर्स या पेड़ पौधे फूल पत्तियां जो है ना, इनसे ही प्राप्त हो सकता था। हाउ कुड सच स्वीट एंड होलसम आवर्स बी रेकन्ड बट विद हर्ब्स एंड फ्लावर्स। ये जो बट विद का अर्थ लगा दिया, मतलब इनके सिवा ये कहीं और प्राप्त नहीं हो सकता था। बात ये है हर्ब्स और फ्लावर्स, इस गार्डन के फूल पत्तियों के सिवा, इनके अलावा मुझे इतना अच्छा समय, इतना लवली समय मेरा कहीं और व्यतीत होता नहीं जैसा इस गार्डन में हुआ है, ये राइटर कहना चाह रहा है एंड में। तो देखो उसने पूरी पोएम में बेसिकली अलग अलग तरीके से, मतलब कितने एग्जाम्पल दिए। पहले तो उसने बताया कि दुनिया कितनी बेकार टाइम वेस्ट करती है, पाम ओक बेज इनके पीछे भागती है ना, इन पे मेहनत लगा रही है, परंतु एंड में मिलता उस एक फूल पत्ती के लिए, उसका ताज बना के, उसका प्राप्त करने के लिए, इसे छाया भी नहीं मिलती है। जाओ तो नेचर की तरफ जाओ तो अपनी बाहें खोल के आपके लिए माला बना के तैयार बैठा हुआ है आपका स्वागत करने के लिए, वहां जाओ, वहां मिलेगी शांति। फिर आगे वो कंपेरिजन करता है नेचर में एक तो पीस है और साथ में इनोसेंस है। फिर आगे वो आगे बढ़ता है और बोलता है कि देखो ये जो जितना लव, लोग कितना झूठा लव करते हैं, वो अपनी प्रेमिका का नाम उकेरते हैं पेड़ों पे, कितने दिन टिकेगा वो प्रेमिका, कितने दिन, मतलब कितने दिन रहेगी, वो तो बूढ़ी हो जाएगी उस दिनों में, है ना। और इसके लिए पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, परंतु मुझे तो पेड़ में हर जगह पेड़ों का नाम नजर आता है, खुद नेचर का नाम नजर आता है, मुझे तो इन प्रेमियों का नाम नजर कहीं नहीं आता अगर मैं उकेरूं तो कुछ, ऐसा बोलता राइटर। फिर आगे बोलता है कि लव जो है ना वो टेम्परेरी होता है, बेसिकली नेचर के सामने लव से जो अशांति प्राप्त होती है ना, दिमाग में जो अशांति फैल जाती है उसे नेचर शांत कर देता है एंड में जाके, क्योंकि जब आपका लव सब्जेक्ट खत्म हो जाता है ना तो आपका पैशन भी खत्म हो जाता है, आपका लव भी खत्म हो जाता है पूरा। इसके एग्जाम्पल दिए उन्होंने दो, अपोलो और पैन के। ठीक है, फिर उसके बाद में वो आगे एग्जांपल देता है सेंसलेसनेस की, कैसे कैसे बहुत सारे फल उग रहे हैं, फूल पत्तियां उग रही हैं नेचर में, है ना। उस गार्डन की बात कर रहा है, इस गार्डन की बात हो रही है पूरी ना, उस गार्डन में। फिर वो आगे भाई अपने दिमाग को पक्षी बना देता है और वो उड़ता फिर रहा है, इमेजिन कर रहा है उसकी आत्मा पक्षी की तरह फूल पत्तियों पेड़ की टहनियों पे घूम रही है ना। और इसी तरीके से वो आगे बढ़ते बढ़ते उस कंपेयर करता है गार्डन स्टेट को, इस गार्डन को उस गार्डन से, गार्डन ऑफ ईडन से, और बोलता है कि देखो अकेले अगर ऐसी जगह पे इतने सुंदर गार्डन में अकेले रहने को मिले तो वो दो स्वर्ग के बराबर है, एक तो वो गार्डन स्वर्ग है, एक हम अकेले रहने को मौका मिल रहा है, ये भी स्वर्ग के बराबर ही है। और फिर एंड में वो क्या कहता है भाई, वो इस गार्डन की कुछ की भाई इसकी जो फूल पत्तियां हैं ये भी घड़ी के समान है, ये भी समय बताती हैं सब, और जैसे मधुमक्खी भी समय कितना ध्यान रखती है। इस नेचर को, इस गार्डन को डिजाइन करने वाला माली जो है ना, यानी वो गॉड, उसने कितने अच्छी तरीके से डिजाइन किया है इसको। तो मेरा समय कितना अच्छी तरह से व्यतीत हुआ यहाँ पे इन फूल पत्तियों के बीच में, इतना अच्छा समय मेरा और कहीं व्यतीत हो नहीं सकता था। तो बच्चों समझ में आ गई, मैंने ट्राई किया कि आज ही फिनिश कर दूं इस पोएम को, जैसे तीसरी वीडियो ना बनानी पड़े इस पे। कल फिर मैं क्रिटिकल एप्रेशन की वीडियो बनाऊंगा इस पे, ठीक है। तो बच्चों कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।